अवस्था, सामावस्था, मीरावस्था, शागत अवस्था, पोष्टगत अवस्था, उत्कृष्ट अवस्था, अनुत्कृष्ट अवस्था, संतर्पण अवस्था, अपतर्पण अवस्था। ये दोष ताना अवस्था कल मैंने बताया था। अब जो वाग्भट पढ़ना है तो उसके लिए कैसा सोचना है उसके बारे में थोड़ा क्यों बताइए, फिर आगे जाएंगे। प्राकृत वायु का कार्य क्या है? तम जला उत्साह उश्वास निश्वास चेष्टा वेग प्रवर्तनी संवेग गत्तेज धातुना अक्षराणाम पाठयमेच। उत्साह, उश्वास, निश्वास, चेष्टा, वेग प्रवर्तन, एक एक वायु का अलग अलग काम है। संवेग गत्तेज धातुना अक्षराणाम पाठयमेच। इसलिए ये जो कार्य बिगड़ा हुआ है वो लेके पेशेंट तुम्हारे पास आने वाला है। श्वास लेना प्राण, श्वास छोड़ना उदान, वेग प्रवर्तन अपान, सम्यक गत्तेज धातुना व्याग, प्राण, अक्षराणाम पाठयमेच। तो ये सब चीज आपको आनी चाहिए। पित्त का कार्य, पित्तम प्रत्यय शुदर्शन, शूट, त्रुट, रुचि, प्रभा, मेधा, धी, शौर्य, तनुवाद। ये बिगड़ा हुआ पेशेंट तुम्हारे पास आएगा, ये प्राकृत कार्य है। या बिगड़ा हुआ पेशेंट अच्छा हुआ है तुम ये देखना है कि उसका पाचन अच्छा है क्या, दृष्टि ऐसी क्या, भूख अच्छी क्या, प्यास अच्छी क्या, रुचि है क्या, प्रभा अच्छी है क्या, मेधा, बुद्धि और अस्थूलता है क्या, सुकुमारता है क्या। ये सब चीजें पित्त वाले प्रकृति के, पित्त के प्राकृत कार्य में आपको देखना पड़ेगा। कफ का प्राकृत कार्य श्लेष्मा स्थिरत्व, स्निग्धत्व, संधिबंध, समाधि। स्थिरता, कंपवात है, हाथ पांव ढीला हिला रहा है तो वहाँ कहीं ना कहीं कफ का कार्य बिगड़ा हुआ है। स्थिरता है, स्निग्धता है, संधिबंध में ताकत अच्छी है, समाधि भी, उसको शांत स्वभाव का है, क्षमाशील है, तो फिर वो कफ के कार्य प्राकृत है। फिर जैसा मॉडर्न वाला बीपी चेक करता है, हार्ट रेट चेक करता है, स्टेथो लगा के परकशन, पेट को ऑस्कल्टेशन, स्टेथो से सब जो करता है, वैसा हमको क्या करना है। यदि वात वाला पेशेंट है या वात की तकलीफ वाला पेशेंट है तो उसका वात का संचारी स्थान चेक करना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ है। खुद के स्थान में चाहे प्रकोप, प्रसर, सांस, व्यक्ति और व्यक्ति, इस तरीके से दोषों की वृद्धि होती है। इसलिए उस पेशेंट को आपको घुटने दुख रही है, कमर दुख रही है तो कमर को दर्शन, स्पर्शन और प्रश्न, तीन चीजें आपको उसको पेशेंट को पूछना है। फिर तो एक बार कमर देखें, वात के संचारी स्थान देखें, पक्वाशय, कटी, शक्ति, श्रोत्र, कान चेक करने हर पेशेंट के बाद वैदिक अस्थि, स्पर्शेंद्रिय, स्थानम वातस्य तत्रापि पक्वाधान विशेष। पक्वाशय ये उसका उद्भव स्थान है, रहने का ठिकाना है, तो पक्वाशय उद्भव स्थान है और कटी, शक्ति, श्रोत्र ये संचारी स्थान है। बात पहले इनमें जाएगा, इसके बाद में फिर दूसरे स्थानों में कफ की या पित्त के स्थान में जाएगा, ये ध्यान रखना। नाभिर आमाशय स्वेदो लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनम पित्तस्य नाभिरत्र विशेषः। नाभि, आमाशय, स्वेदो। अब ये स्वेद जो है ये दो जगह पे आता है, ये संचारी स्थान में भी आ रहा है और आश्रय स्थान पित्त का जो उसमें स्वेद रक्त योग ऐसा है, उसको आश्रय स्थान संचारी स्थान में स्वेद का महत्व पित्त के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लसिका रुधिरम रसा दृक् स्पर्शनम पित्तस्य नाभिरत्र विशेषः। नाभि है उसका विशेष स्थान है, उद्भव स्थान है पित्त का। नाभि है उसका उद्भव स्थान है। नाभि के ऊपर उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिगलांश, वहाँ भी नाभि है। उदान वायु कैसा है, पित्त नाभि के बराबर बीचों बीच, नाभि के थोड़ा ऊपर उदान वायु, नासा नाभिगलांश है, और नाभि के नीचे फिर अपान वायु। यानी पेट दुख रहा है ऐसा पेशेंट को जब आपके पास आएगा, उधर शूल और नाभि के आजीवी में दुख रहा है, आपको ये तीन दोष, वात, उदान और अपान, और उसके साथ साथ पाचक पित्त उद्भव स्थान उसका, ये चेक करना ही है, ये दिमाग में रखना। ये उदान की तकलीफ है तो उरस्थान उदान से नासा नाभि गलाशय, वाक प्रवृत्ति में कुछ गड़बड़ है क्या, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति क्या। पित्त की तकलीफ है तो नाभि के बीचों बीच दाह लक्षण उसके साथ आएगा, जलन हो रही है पेट में, ये लक्षण आएगा। और नीचे शूल लक्षण है तो फिर आपान की, अपान अपान का श्रोणी बस्ती में ये श्लोक उस पेशेंट में चेक करना है। कफ के स्थान उर, कंठ, शिर और क्लोन, क्लोन यानी क्या है, पैंक्रियास। पैंक्रियास को हम क्या बोलते हैं, अग्नि का आशय। वह अग्नि का आशय होते हुए भी कफ का वहाँ संचारी स्थान रख के दिया है
तो अग्नि ने बाकी अवयवों को खराब नहीं करना चाहिए। पर्वाणी आमाशय रसा मेदो घ्राणम च जीवाच कपस्य सूत्र। तो पूरा स्थान में सबसे इम्पोर्टेंट है। उद्भव स्थान क्या है कप का? तो आमाशय। लेकिन कप का पोषण कौन करता है? तो उरस्ता सतृकस अवलंबक कप बाकी 4 कपों का पोषण करता है। आमाशयगत क्लेदक कप सिर्फ क्लेदन का कार्य करता है और पोषण नहीं करता, यानी पोष्य नहीं है। इसलिए उसको हम उल्टी बमन की जेलें निकाल देते तो भी कोई आघात होता है। अवलंबन यानी वो पकड़ के रखना है, सबको पोषण करना, ये काम अवलंबक कप का। सब अवयव दोषों को धातुओं को, इसलिए वो उरस्ता सतृकस है, उसको हम निकाल देंगे। ये आमाशयगत क्लेदक कप है। कंठ शिर क्लोम पर्व आमाशय रस मेद आणि घ्राण यानी नाक जुवा ये कफ के संचारी स्थान है। यानी कफ वाले पेशेंट को नाक जुवा मेद ये कंपल्सरी आपको देखने हैं। ऐसा ही प्रत्येक दोषों के 5-5 प्रकार है और उनके भी उद्भव स्थान और संचारी स्थान, वो भी आपको पाठ करना है, क्योंकि वो वहाँ ही बिगाड़ स्थिति लेके पेशेंट तुम्हारे पास आने वाला है। ये वाग्भट का वैशिष्ट्य है। ये सब तूने उसने आयता तुमको दे के रखा है, ये तुम्हारा पाठ हो गया तो ट्रीटमेंट करना इजी रहेगा। प्राणोत्तर मूर्धका उरक कंठ चरो। उरक कंठ में क्या है? विचरण स्थान है, यानी संचारी स्थान है उसका प्राण। और रहता कहाँ प्राण? मूर्धका में, सिर में रहता है। फिर बुद्धि हृदय इंद्रिय चित्त ध्रुव स्टीवन शवत उद्गार निश्वास अंदर प्रवेश। श्वास और अंदर लेने का काम प्राण का है। प्राण का कार्य कहाँ कहाँ चलता है? तो बुद्धि हृदय ज्ञानेन्द्रिय कर्मेंद्रिय चित्त यानी मन, इसका धारण करने का काम ये प्राण करता है। यानी इतनी चीजें धारण करने का काम प्राण करता है। स्टीवन शवथु उद्गार निश्वास अंदर प्रवेश, ये सब काम प्राण का है। उदान वायु का काम। पूर्वस्थान उदान, उदान का स्थान कौन सा है? उद्भव स्थान। तो मूल ये उसका उद्भव स्थान है। नासा नाभि गलांश है, नासा से नाभि फिर वापस गले तक, तो उसका संचारी स्थान है। वाक प्रवृत्ति बोलने का काम किसका है? तो उदर वाक है। वहाँ कहीं बिगड़ा हुआ है, मुंह के मिन मिन में तो गदगद होता है, पक्षाघात वाला पेशेंट है तो वाक प्रवृत्ति। प्रयत्न ऊर्जा बल वर्ण और स्मृति क्रिया ये सब उदान वायु के अधीन है। इसके तरफ आपको ज्यादा ध्यान देना। इसकी टीका पढ़ना उदान वायु की ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यान और रुद्धि स्थित, व्यान का है हृदय के स्थित में उद्भव स्थान है, मुख्य स्थान। कृष्णम देहचारी महाजवा, पूरे शरीर में इसका संचारी स्थान है। महाजवा है, सबसे गतिमान है। गत्यपेक्षण अपेक्षण उद्वेषण निवाषण है, पापने से हलचल से लेकर हाथ पाँव की कोई भी क्रिया है ये सब व्यान के अधीन है। प्रायः सर्वा क्रिया तस्मिन् प्रतिबद्ध, प्रायः सबकी शरीर की जो क्रिया वो व्यान के अधीन है। समानो अग्नि समीपस्थित, अग्नि के नजदीक है समान, वो उसका उद्भव स्थान है। कोष्ठे चलति सर्वथा, कोष्ठ में सब तरफ ही घूमते रहते हैं, वो सब संचारी स्थान। उसका काम क्या है? आमाशय से अन्न लेना, सच अन्नम गृह्णाति, फिर पचति, फिर विवेचयति और फिर मुंचति। देवडिनम जेजुनम और इलियम, तीनों का काम यहाँ पर होगा। अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति मुंचति। आपने पहले क्या सुना? प्राण का कार्य सुना, निश्वास अन्न प्रवेश। ये अन्न हाथ से लेके हम डालते हैं नैनिक कर्मेंद्रिय से, ये काम प्राण का है। वो आमाशय में तक काम का कार्य है, यानी खाना लिया और खाना आमाशय तक जाने में कोई अड़चन है तो हम प्राण की चिकित्सा करें। आमाशय में खाना आ गया और फिर अन्नम गृह्णाति पचति विवेचयति और मुंचति, यहाँ कहीं बिगाड़ है ग्रहणी में या पित्त धरा कला में तो समान वायु की दृष्टि हम समान वायु की चिकित्सा करें। और मुंचति के बाद में फिर अपान अपान का श्रोणी बस्ती बैठ उरुगोचर, मल मूत्र शुक्र आर्तव निष्क्रमण किया है अपान का है। यानी पचन संस्था में या आहार का परिवर्तन करने में अग्नि के साथ ये 3 वायु क्रम से काम करते हैं, प्राण समान और अपान। इसके तरफ ध्यान देना है। उसके बीच में कौन मदद करता है? तो वो पाचक पित्त है, और फिर वो पाचक पित्त और ये 3 वायु, इनकी मदद से ही पंचमहाभौतिक जो आहार है उसका शारीरिक पंचमहाभौतिक रस धातु में या अन्य धातु में रूपांतरित होता है। अपानो अपानगा श्रोणी बस्ती मेट उरुगोचर। अपान वायु का उद्भव स्थान क्या है? उदम अवस्थित स्थान, इधर टीका में दिया है। एक अपानो अपानगा
श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरा, हे अपान स्थान में है, लेकिन खुद अपान म्हणजे वाचा उद्भव स्थान आम्हाला पकवायचे आहे, लेकिन अपान का उद्भव स्थान पकवायचे नाही. अपान का उद्भव स्थान उदभावस्थित स्थान म्हणजे उदबली जो है प्रवाह आणि विसर्जन उदमर्म जो है ये उसका उद्भव स्थान है. अपान उदमर्म को यदि आघात हो तो सत्य प्राण है. बड़ा तड़ा काट भी दिया तो भी आदमी मरता नहीं. तो आप वायु है भगवान है, उसको काट लिया तो मरना चाहिए. पकवाशे काटने के बाद नहीं मरता, लेकिन बुध को काटने के गए तो फिर वहाँ सत्य प्राण है, आदमी जा सकता है. इसलिए वो बुधमावस्थित स्थान में उद्भव स्थान है. श्रोणी बस्ती मेढ्र उरु गोचरा, उर्मांडी तक वो फिरने विचरण स्थान है, घूमने संचारी स्थान. शुक्र, ये क्रम देखो, पहले उसने शुक्र बताया, फिर उसके बाद में आर्तव, फिर शक्रोन यानी पुरुष, फिर मूत्र, मूत्र, फिर गर्भ, फिर निष्क्रमण के लिए. ऐसा होता है. ये सब निष्क्रमण कर बाहर निकालने का काम ये अपान नहीं करता है. शुरुआत शुक्र से हुई, फिर आर्तव से हुई. कहीं रज का वर्णन नहीं, आर्तव ही है. श्री बीज जो फूटा हुआ है पाया गया उसको निकालने के लिए. फिर शक्रोत मूत्र ये बीच में आ गए और उसके बाद में वो गर्भ निष्क्रमण. तो 5 प्रकार अपान के थे. पाचक पित्त के पक्वा माशय मध्य उसका उद्भव स्थान है. पचत्यान्नम विभजे सार कीटो पृथक तथा तत्रस्थेन पित्तानां शोषणाम करोति बलदानेन पाचकम नाम तपसुत. यानी तो विभज पचन करता है, नहीं सारे पित्त में पृथक्करण करने के लिए पाचक पित्त ये बगैर काम नहीं होता. रंजक पित्त आमाश्रयश्रम, रंजकम रसरंजन, रस धातु से रक्त का रंजन करने का. आमाशय ये उद्भव स्थान बाबट में माना है, और बाकी रंजक पित्त का स्थान है यकृत क्रिया इसने माना सुश्रुति में. साधकम रुद्गतम पित्त, साधक पित्त का रुद्गतम है. अभी वो क्या क्या करता है, वहाँ प्राण में भी प्राणवायु में भी बुद्धि आई है तुम्हारी, यहाँ भी बुद्धि है. साधक ये रुद्गत है, उद्भव स्थान उसका हृदय है साधक पित्त का. और काम क्या है, संचारी स्थान क्या है, बुद्धि मेधा. बुद्धि और मेधा में फर्क क्या है. बुद्धि यानी धी, धुति, धी यानी चिंतन विचार और वही धारण, मेधा यानी धारण शक्ति. अभिमानात, अभिमानात ये अभिप्रेतार्थ साधनात् साधन, यानी ये सब बुद्धि मेधा और अभिमान इसके साथ में जो कार्य प्राकृत होता है, अभिप्रेतार्थ जो अभिप्रेत है प्राकृत कार्य करने का, उसको साधकम बोलते हैं. शरीर पूजा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर इसको स्टिमुलेट करने का, उत्ते वाला उनके ऊपर जो नियंत्रित करता है वो साधु. उस साधु को जो क्रिया प्राप्त हुई उसको साधक, यानी इसलिए साधक पित्त. ये मन से रिलेटेड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम करता है. चित्त वही है, मन वही है साधक पित्त के नजदीक, इसलिए उसको नियंत्रित करने का काम है साधक पित्त. व्यान वाले को नियंत्रित करने का काम साधक पित्त, प्राण को भी बिगाड़ने का काम साधक पित्त. सब तरफ थायराइड में साधक पित्त की इंपॉर्टेंस आपको देखने को मिलती है. आलोचक पित्त दुर्गस्थम आलोचकम कृपलोचना सुतम. प्राजक पित्त दुर्गस्थम प्राजकम प्राजना त्वचा, त्वचा का वर्णन अच्छा करने का काम वो करता है, भ्राजन करता है. अवलंबक कप ये इंपॉर्टेंट है. पुरस्ता सत्रिकस्त स्ववीर्यण, आहार से फिर अवलंबक कप बनता है, फिर रस धातु बनता है. तो फिर वो रस धातु अवलंबक कप जब बनता है तो अवलंबक कप उसका स्ट्रक्चर कैसा देके रखता है, तो उरस्ता, आहार से पहले उरस्ता छाती में हो जाएगा अवलंबक. अभी छाती में क्यों रखा है उसको, उरस्थान में क्यों रखा है, तो उरस्थान में प्राण है, उदान है, व्यान है, और फिर बाकी तो छूटने जाए, क्योंकि उसका काम है सब शरीर का अवलंबन करना है, उसका पोषण करना है. इसलिए उसने उरस्ता के साथ साथ सत्रिकस्य लंब रीजन में भी उसको डाल दिया अवलंबक को. कैसा जाता है उसके बारे में एक बार शांति से चर्चा करेंगे. लेकिन वो त्रिकस से जाने से क्या हुआ, जो वात का उद्भव स्थान है पक्वाशय, उसका नियंत्रित करने का काम भी, उसका अवलंबन कम करने का काम भी ये अवलंबक का ही करता है. अब बीच
उसमें सिर्फ समन्वय छूट जाता है। इधर मतलब 4 वायुओं को नियंत्रित करने का और ऑर्गन्स को, जितने अवयव है उनको नियंत्रित करने का काम ये अवलंबक होता है। हृदयस्य अन्नवीर्याच्च एतस्त अवयवमुपरमा कफोप धारणा शेषाणाम यत् करोति अवलंबन अतो अवलंबका शेषमा। कफोप धारणा शेषाणाम यानी बाकी जो 4 कफ है उनका पोषण ये अवलंबक कफ करता है। जैसे बाकी कफ बिगड़े हुए तो उस पेशेंट की छाती कंपल्सरी चेक करनी है। और घुटने दुखने वाला पेशेंट आता है तुम्हारे पास में, श्लेष्मक कफ गया काम से, वहाँ ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया या संधिगत वात हो गया, निराम अवस्था है और हड्डी पूरी ड्राई, वहाँ वगन नहीं है, श्लेष्मक कफ नहीं है, मज्जा धातु की विषयता है। स्निग्ध 2 चीजें, स्निग्ध गुण कफ का है और वो अवलंबक कफ स्निग्धता पोषाने का काम करता है। उस पेशेंट की छाती का दर्शन स्पर्शन और कमर का दर्शन स्पर्शन और प्रश्न आप उस पेशेंट को पूछो उसके बारे में, कंपल्सरी अवलंबक कफ के बारे में आपको कुछ ना कोई उसकी प्रक्रिया मिलेगी। लंबर स्पॉन्डिलोसिस उसको उरस्तास तरीकस यानी लंबर स्पॉन्डिलोसिस में वात के साथ अनुबंधित कफ रहता है और ऊपर सर्वाइकल में क्या रहता है, मज्जा धराकला है, पित्त धराकला है, मज्जा धराकला, तो इसलिए यहाँ पित्तानुबंधित वात के साथ पित्तानुबंधित रहती है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। यहाँ पित्त को ध्यान में रखना है, यहाँ कफ को ध्यान में रखना है। क्लेदक कफ यस्ता आमाशय संघात, क्लेदक को सो अन्न संघात कहते हैं, तो भक्त अन्न का संघात करता है, क्लेदन करता है और आगे अवस्था पाक में छोड़ देता है। बोधक कफ रस बोधनात् बोधक, रस का बोध होने के लिए बोधक कफ की जरूरत है। ये कहाँ है, रसनास्था है, जीवेच्या ठिकाण वहाँ उसका कार्य है, उसका संचार स्थान। तर्पक कफ शिरा संस्थो, शिर में रहता है, क्या करता है, अक्षयनी इंद्रियों का तर्पण करता है। मज्जा ये जो है वो मूर्धगा जो है वो भी इंद्रिय है, उसका पोषण तर्पण करने का काम तर्पक करता है। श्लेषक कफ संधिषु स्थित, संधि श्लेषक श्लेषक, ऐसे उसके जो कार्य है उद्भवस्थान से नीचे स्थान उसकी तरफ ध्यान देना है। तथा अस्थि में स्थितो वायु, अस्थि का आश्रय स्थान, वायु का आश्रय स्थान अस्थि है। पित्तम तो स्वेद रक्त, अभी वहाँ संचारी स्थान में स्वेद आ गया, इधर भी पित्तम तो स्वेद रक्त, स्वेद में रक्त में पित्त रहता ही, इसलिए पित्त प्रकृति के, पित्त विकृति के, पित्त प्रधान अम्ल पित्त वाले जो भी पेशेंट आएंगे तुम्हारे पास, जब आप पित्त चेक करेंगे तो स्वेद और रक्त की कोई उसको तकलीफ है क्या, स्वेद में पसीना कैसा आता है, स्वेद ज्यादा आता है क्या, कम आता है, यहाँ से लेकर प्रश्न आपको पूछना पड़ेगा। रक्त दृष्टि है क्या, शीत उष्ण स्निग्ध रोष से कोई फायदा है, तकलीफ होती है, रक्त और श्वेत चेक करना है। रक्त वह स्रोत दृष्टि वाला या रक्त दृष्टि वाला स्किन डिजीज वाला पेशेंट तुम्हारे पास आता है, उसको श्वेत और उद्भवस्थान पच्यमानस यानी पित्त, अन्न घोलनाती पचती विवेची कहीं बिगड़ा हुआ है क्या, ये आपको पूछना पड़ेगा। स्वेद दृष्टि वाला पेशेंट आता है, अति स्वेद वाला आता है, हाथ पाँव में पसीना आता है, तो जहाँ स्वेद आएगा वह उसको पित्त आपको चेक करना पड़ेगा। पित्त का उद्भवस्थान क्या है, तो पच्यमानस है, उस पच्यमानस को आपको चेक करना पड़ेगा और उसके हिसाब से उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। वहाँ चिकित्सा होती थी, यहाँ स्वेद कम है। श्लेष्मा शेषेशु, ये 3 छोड़ दिए तो बाकी जितने आश्रय स्थान है वो सब कफ के। तेनेशाम आश्रय शरणम मिथा, निरस मांस मेद मज्जा शुक्र मूत्र मल, ये सब कफ के आश्रय स्थान है। इदानीं धातुनां कर्मण्या, धातु की ये कार्य है, हर धातु का डिटेल चेक करने में कोई जरूरत नहीं, आप सिर्फ इतना चेक करो, पीड़म जीवनम लेपा स्नेहो धारण पूर्ण, इसका है क्या इस पेशेंट में, फटाफट चेक करना है। और वो प्रॉपर है, लेपन अच्छा है तो मौस धातु अच्छा है, स्नेह मेद अच्छा है तो स्नेह अच्छा हुआ, धारण अच्छा है, पूर्ण अच्छा है, गर्भोत्पाद धातु नाम श्रेष्ठ कर्म क्रमासूत्र, ये उसको चेक करना है। अभी सिर्फ प्रेरण बता दिया तो होता है, इसलिए उसकी टीका भी आपको आयुर्वेद रसायन में रसायनी जो है वो टीका प्रेरणम तृप्ति अविकृतस्य श्रेष्ठ कर्म, ये रस का वो श्रेष्ठ कर्म है। जीवनम प्राण धारण, प्राण का धारण जीवन करता है। लेपो अभिवृत्ति मांसस्य स्नेह स्निग्धत्व वेदसा, धारणम अवलंबनम सस्ना, पूर्णम अस्थि पूर्णम मज्जा, अस्थि का पूर्ण मज्जा करना है, इसलिए पहले मज्जा बनती है बाद में अस्थि बनता है दिमाग में। गर्भोत्पाद शिशु पर जो उसकी ये टीका है उसके तरफ ध्यान दें। ये दोष ये तो प्राकृत हमने देख लिया, बढ़ गए तो क्या लक्षण दिखते हैं आपको मालूम होगा, तो पेशेंट वही लक्षण लेके आने वाला है, तो उसको प्रधान वेदना बोलते हैं।
उस प्रधान वेदना को हम लिखेंगे। ऊर्ध्वस्थ पूर्ते अनिला, कार्श, कार्शोष्ण, कामित्व, कंप, अनाह, शकुग्रहण, बलनेन्द्रिय, भ्रंश, प्रलाप, ब्रह्मदीन, ये सबका पाठ है। इस्तेमाल कैसे करना है, तो इसमें से तुमको पेशेंट जो एखादा लक्षण लेके आएगा, एखादा छोटा बच्चा मुंह मार लेके आती होती है, कार्श है तो पतला है, इसका वजन ही नहीं बढ़ रहा है, इसको वजन बढ़ाना है, फिर उससे भी एक लक्षण लेके आएगा कार्श, तुमको उसके हाथ में आगे देखना है, कार्शना है क्या, यानी कालापन है क्या इसके शरीर में, कामत्व, कंप है क्या, अना है क्या, ये सबके सब लक्षण उसमें होंगे ऐसा नहीं, लेकिन पेट पूरा हुआ है, शकुद्रान, संडास को साफ नहीं हो रही क्या, या सख्त हो रही क्या, बलनेन्द्रिय, भ्रंश, प्रलाप और ब्रह्मदीनता, इसमें से कुछ ना कुछ लक्षण उसमें देखेंगे। ब्रह्मदीनता वाला पेशेंट तुम्हारे पास आएगा प्रधान वेदना लेके, तो तुमको ये बाकी सब देखना है। बलनेन्द्रिय, बल का और इंद्रियों का कम हो गया है, इंद्रियों का बल एकदम कम हो गया, तो वहाँ हाथ पाँव ढीले पड़ रहे हैं, मुझे कोई काम करने की इच्छा नहीं होती है, तो फिर वहाँ ऊर्ध्वस्थ पूर्ते अनिला में ये बाकी कार्शोष्ण का भी तो वापस चेक करना है आपको। सिर्फ मज्जा धातु का तो सिर्फ कंपवात वाला पेशेंट आता है, वो प्राणवात उसका वायु कौन सा है, तो प्राण, क्योंकि कर्मेंद्रिय प्राण के आते हैं, इसलिए वहाँ कंप, अनाह और शकुग्रहण, ये तीन लक्षण कंपवात में आपको देखने को मिलेगी। उसके बाद में फिर बलनेन्द्रिय भ्रंश गड़बड़ करता है, कभी कभी सब आप उसमें देखें। पीत, विणमूत्र, नेत्र, त्वक, शुद्धदाह, अल्पनिद्रता, यानी पित्त बढ़ गया तो ये सब लक्षण लेके आने वाले हैं। जय प्रकोप प्रसर जब होगा तो उसमें से कुछ ना कुछ लक्षण लेके आएगा। श्लेष्मा अग्नि सदन, प्रसेक, प्रसेक कालस्य गौरव, श्वैत्य, शैत्य, श्वथांगत्व, पढ़िलेपन, श्वास, चलते पर सांस होती, कास और अतिनिद्रा, ग्लानि आ रही इसको, ये कफोती की लक्षण सब आपको मिलेंगे। कल रात को परसों रात को हम गए थे, 12 बजे को आया था लड़का, कर्नाटक में गया शायद ना, ये जो परसों रात को हमने देखा, ये कफवृद्धि के लक्षण है, और उसको प्रोस्टेट कैंसर करके भगा रहे थे, और मूत्र और प्राणवश होता और मूत्रवश होता, उसमें सब वैसा ही के वैसे लक्षण आती है, सुष्टवादी बर्तन को भी तो मलपाल, श्वास में भी यही होता है, मूत्र में वही होता है। उसको एक बस्ती काटेगा, दूसरे दिन दिया तो उसको अनुगमन हो गया और बाकी कब कम हो गया, लक्षण कम हुए, लेकिन वो उसको पकड़ के आज लेके गए पुणे में। ये वृद्धि लक्षण ऐसे ये पेशेंट हमारे पास आते हैं, और उसको तो लक्षण पाठ है तो तुम समझ बता सकते कि इसको बाकी कोई तकलीफ नहीं, मूत्र से क्लेद आना पड़ रहा है, क्लेद का तो आमाशय की बात कर रहा है, क्यों बिगड़ा, आंखों का ऑपरेशन किया, डॉक्टर ने बताया सोता रहा है, खाता पीता सोते गए, कपच्चय हुआ ध्यान नहीं दिया, प्रकोप हुआ ध्यान नहीं दिया, फिर प्रसर हुआ, फिर मल प्रवृत्ति विकृत हो गई, उसकी वजह से मूत्र प्रवृत्ति विकृत हो गई, बस उस डॉक्टर ने वो उसका हेतु न ढूंढते हुए कैथेटर डाल दिया, कैथेटर डालते हो 3 तरह बजा दिया, और फिर उसको कैथेटर का इन्फेक्शन हुआ, फिर टेम्परेचर आया, ऐसा जब नौबत आती है तो इतनी जोर से आती है। दोष क्षय वाला भी पेशेंट तुम्हारे पास है, लिंगम क्षीणे अंधिरे अंगस्य सातर को भाषिते, संज्ञा मोह तथा श्लेष्म बुद्धि युक्त आमय समझ, कब बढ़ाने वाले आमय व्याधि आपको संभव है, वो उसमें दिख सकते हैं। पित्ते मंदोदला, शीतम प्रवाह, शीत शैत्य और प्रवाह, ये लक्षण पित्त का क्षय हुआ तो होता है। कफे भ्रम, कफ में कफ का क्षय हुआ तो चक्कर लक्षण, भ्रम लक्षण कितने पेशेंट आपको बताते हैं, चक्कर आ रही है, आपको उसका निदान करने के लिए कफ क्षय की चक्कर है कि मज्जा क्षय की चक्कर है कि वात प्रकोप की चक्कर है, आपको ढूंढने के लिए ये श्लोक आपके सब मालूम होने चाहिए। उस पेशेंट बोल रहा है चक्कर आ रही है, उसको कफ क्षय, तो उसके साथ उसको नाड़ी पकड़ के पूछना है, श्लेष्माशय नाम शून्यत्व दिखता है क्या, रुद्र दर्द होती है तेरे को, हाथ पर ढीले पड़ते क्या, तो हाँ बोला तो समझना एक पक्ष है, उसको सिर्फ कवर्धक मधुर अमृतात्मक तर्पण संशोधन कर दिया तो 2 महीने चक्कर कम हो जाते। ये लोग उल्टा चक्कर बंद करने की एंटी हिस्टामिनिक गोली खिलाते रहते हैं, चक्कर कफवर्धन नहीं होता इसलिए बंद नहीं होती। रसो विश्लेषण, रस धातु कफपूर्ति के
सब लक्षणों लेके आता है। वृद्धि के लक्षण पीछे तो देखें, रक्त वृद्धि, रक्त विसर्ग प्लिहा विधि, कुष्ठ वातासर पित्तासर गोलमोह कुष्ठ अम्ला वेदनानि अग्निसंमोहन नेत्रमोहन होता है, सब आएंगे। मांस वृद्धि, मांस गंडारोध ग्रंथि गंडोरोध, उदर वृद्धि था मांस वृद्धि होगी, कंठ विषय आदि मांस। तो मेधसा श्रमम, मेध वाली मृत्यु वाले श्रम, अल्पे भी चेष्टिता श्वास, थोड़ा विचार विश्वास, स्पीक्स तनोदरम लंबन, वाक्य मसल ढीले पड़ते हैं। अस्थि वृद्धि, अस्त्य अधिक अंताशय, दांत के ऊपर एक दांत अलग से आने लगता है। मज्जा नेत्रांग गौरव, पूर्वस्तु स्थूल मूलानी कुर्यात कुर्चांच्या आवश्यका, म्हणजे पुढचे अतिशय में ज्यादा शुक्र वृद्धि, तीसरी का मुताबिक शुक्रम शुक्राश्मय रसे रोक्ष समस्या शोक ग्लानी शब्द एक लक्षण पेशेंट लिखा, मुझे चक्कर आ रही है, मुझे मुंह सूख रहा है, चले तो सांस फूलती है या पूरी स्किन ड्राई हो रही है, वो एक ही लक्षण है। बाकी आपको नाड़ी पकड़ के पूछना है, रसे रोक्ष समस्या शोक ग्लानी शब्द, रक्त अम्ल शिशिर प्रीति शिरा शैथिल्य मौसक्ष में मोक्ष अक्षर ग्लानी गंध शुष्कता संजय मेधसी क्षेत्रगट्या क्लिहोनो वृत्ति कोशांगता, क्लिहा वृत्ति कोशांगता। अस्थि क्षय अस्थि आदिदंत अस्त्या अन्य अस्थि दोष सदनम दंत केश नकारिश, दांत केश अन्न या कुछ न कुछ अस्थि क्षय हुआ तो उस पे कैल्शियम कम है, कैल्शियम के में ऑस्टियोपोरोसिस है, ऑस्टियोपनी है, तो दांत कैसे कि बाल कैसे, नाखून कैसे, ये आपको चेक करना है। अस्ना मज्जानी संशील भ्रमस तीव्र दर्शन, मज्जा क्षय तो भ्रम के साथ तीव्र दर्शन भी आता है, अंधेरी आ रही है तो फिर वो मज्जा क्षय होता है। मज्जावर्धक दवाई तो चक्कर कम हो जाए। रसात रस धातु का उपधातु क्या है? स्तन्य ततो रक्तम, यानी स्तन्य और रज ये उसके उपधातु है। अश्रुजा कंडरा सिर, रक्त के उपधातु कंडरा और सिर है, इसलिए हम रक्त मोशन बोलने के लिए कंडरा सिरा के लिए मेनिस्कस लिगामेंट बीमारी में कोई भी गड़बड़ होगी तो आप रक्त मोशन करते हैं, क्योंकि वो धातु है। मांसा त्वचा वसा त्वचा शच, सब मांस के मांस दराज आखिरी में और वासनी लोहिता श्वेता तांबड़ा बेदिनी और मांस वो त्वचा शच। जो मेधसा स्नायु समूह, मेध का स्नायु से लेना देना, इसलिए मेध की दृष्टि होगी तो स्नायु को वहां देखना ही है। मल का भी है, अवशब्बा पुरुषस्य मूत्रस्य प्रेरवान श्वेतस्य क्लेरिया केशे विधुति, ये प्राप्त करे। मन बढ़ गया तो शुक्र कोक्षु आत्मान आटोपम गौरव वेदना शुक्र मूत्रम तो बस्ते निस्तोदा कुर्ते आपके कुछ देता श्वेतो अतिश्वेत दरगंध्य कंठपूर्ति होगी। ये लक्षण पेशेंट में पूछना है आपको, दरगंध्य क्या कंठ क्या, पुरुषे वायु यंत्राणी शब्दयोः सशब्दयोः वेष्टे, बट में गुड़ आवाज आता है। कोक्षो ब्रह्मति यत्पुरुष रुद पार्श्व पीड़ाया पुरुषा। अब ये पेशेंट मलक्षय का है, एक पेशेंट था मलक्षय का, और उसको कोक्षो ब्रह्मति यत्पुरुष यहाँ पूरा वेष्टे में सशब्द गुड़ और ऊपर यत्पुरुष, और ऊपर आता है छाती दुखती है, रुद पार्श्व बरगड़िया छाती है, पूरा एरिया और हार्ट के सब लक्षण दिखते हैं। सब ईसीजी निकालो, टूरी को निकाला, फिर एंजियोग्राफी की तैयारी किया, विशिष्ट धार्मिक इसके थे तो उन्होंने बोला नहीं एंजियोग्राफी मुझे कुछ करना है, लेकिन ये श्लोक पाठ है तो इसलिए कुक्षो भ्रमति यत्वद आवाज भी आ रही है और यत्वद पार्श्व पीड़ा पूछा हमने उसको एक पहले मात्रा बची दिया, खड़े खड़े निकल गए, 15 मिनट में तो दर्द कम हो गया। दूसरे बार बल त्याग हुआ तो उसमें बात का अनुलोमन हो गया, और रुद पार्श्व वही की वही 2-3-2.5 घंटे में कम। 15 दिन से जो शुरू था वो 2.5 घंटे में सिर्फ बस्ती से कम हो सकता था, लेकिन उसके लिए आपको ये उसका जो डायग्नोसिस है वो इस तरीके से होना चाहिए। इसलिए ये आपको दिमाग में इसलिए ये पढ़ना है आपको। मुद्रा पे मुद्रा कुछ विवरण का शास्त्र स्वेदो रोग छुट्टी स्तब्ध रोगता स्फुटनम त्वचा, स्वेद क्षयवाद स्फुटनम त्वचा फूटना चालू होगी, त्वचा रुक्ष होगी तो स्वेद अक्षय यदि महाराज स्वेदन में इसलिए स्नेहन स्वेदन करके उसको आवरण निकाल देना है। अभी दोष हो गए, उनके स्थान 2 स्थान संचारी स्थान हो गया, अभी अवस्था
जो मैंने बता दी था, संतर्पण अवस्था, अपतर्पण अवस्था, सामावस्था, निरामावस्था, कोष्ठगत अवस्था में उत्कृष्ट अवस्था, अनुत्कृष्ट अवस्था और शाखागत अवस्था। शाखा कोष्ठ गति जिसको समझ में आ गई उसकी प्रैक्टिस सबसे अच्छी चलती है। दोष का है शाखा ने का कोष्ठ इतना तुमको देखना। ये बेसिक पंचकर्म का निदान हो गया। दोष, स्थान और अवस्था इतना आपको आ गया तो भी बहुत है। कभी कभी कॉम्प्लिकेटेड केसेस आती है, व्याधि संकर आता है, एक से ज्यादा व्याधि अंदर तुम्हारा संधिवात भी है, बीपी भी है, डायबिटीज भी है, पैंक्रियास की भी बीमारी है और कोई थायराइड भी है। ऐसा पेशेंट आने के बाद उसको उस व्याधि संकर को ट्रीटमेंट कैसी देनी है। अगर बीपी, डायबिटीज, थायराइड, उसका मैंने कार्यकारण भाव तुमको बताया, लेकिन वो जब पेशेंट सामने आएगा तो थायराइड का लक्षण थोड़ी कोई बताएगा। बीपी में कोई लक्षण रहता है क्या? सिर्फ बीपी तकलीफ थी, बीपी की गोली चालू है। बीपी बढ़ेगा तो कुछ ना कुछ प्रधान वेदना दिखेगी, तुमको प्रधान वेदना तो कुछ नहीं है। फिर आप उसको बीपी है, थायराइड है और डायबिटीज है, तीन चीजें कंटिन्यूस है, तो उसके जो दोष दुष्य समूर्छना जो है, ब्लड प्रेशर में कौन है? व्यान वायु और रक्त धातु। थायराइड में कौन है? रस धातु। आपको कार्यकारण भाव के लिए पेशेंट को इतना ही बताएगा। प्रमेय ने प्रकर्षण में मूत्र प्रवृत्ति ज्यादा होती है, इसलिए उसको प्रमेय बोलते हैं। उसका आग्नेय से लेना देना। तो ये चीजें दिमाग पे रख के उसकी प्रधान में आज की क्या है वो पहले लिखो, और उसके साथ साथ ये बाकी चीजें दिमाग में रखो। तो इनका संप्राप्ति बनाने के लिए सिर्फ दो स्थान अवस्था में आपका पंचकर्म शुरू हो जाता है। इसको बस्ती चालू कर दो, नष्ट चालू कर दो, स्थानिक से चालू कर दो, लेकिन उसका विशेष निदान पर तुमको करते आना चाहिए। और विशेष निदान के लिए फिर कुछ चीजें लगती है, जैसे शाखागत वो दोष है क्या, शाखागत खवैगुण है, तो धातुवाग्नि सब अच्छे है क्या वो देखने पड़ेंगे। धातु पुष्यंती धातु, धातु धातु का पोषण करता है, इसलिए धातुवाग्नि कैसा है तो आपको कंपल्सरी देखना है। पूर्व धातु पश्चात आगे के धातु का पोषण कर रहा है क्या? रस रक्त क्षयता, मांस मेरे वृद्धि, अस्थि में क्षय। पेशेंट में वो प्रेरणम जीवनम देखो, आपने सुना, पूछा तो समझ में आ जाता है। उसके बाद में विशेष निदान के लिए और संप्राप्ति भंग करने के बाद में और पुनर्भव के लिए तुमको सबसे बड़ा मुद्दा क्या लगता है, क्या ढूंढना है तुमको? एक बार दोषस्थान अवस्था से पेशेंट का प्रक्रिया चालू हुई, ट्रीटमेंट चालू हुई, ट्रीटमेंट में 5 दिन में आपको क्या देखना है, या 5 दिन के बाद जब आता है तब तो आपको क्या क्या देखना है? तो हेतु ढूंढना है, इस पेशेंट को ये व्याधि क्यों हुआ। फिर वो संधिकुष्ठ हेतु कौन सा था या विप्रकोष्ठ हेतु था, दोनों में से कौन सा कोई हेतु होगा, वो हेतु मिल गया तो दिनचर्या बना के उस हेतु का परिवर्तन करके पेशेंट के हाथ में देना है। दिनचर्या हर पेशेंट को कंपल्सरी है, तो हेतु बंद करना ये उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है। दूसरा, इसलिए सर्वेषां रोगाणां निदान कुपिता तत्प्रकोपस्य तु प्रोक्तम विविधा हित सेवन। ये अहित सेवन से बजाय हितकर सेवन क्या करना उतना बता दिया, तो वो पेशेंट का निदान परिवर्तन हो जाता है। फिर सामावस्था, निरावस्था लक्षण आपको कंपल्सरी उस पेशेंट में पूछने से स्वतोरोध बड़ा प्रवशक और निर्गुणता आगस्त्य अपक्ति निष्ठि में हमारे संगार चिक्रम लिंगम बलानाम सामान्य निरावरण विपर्य। इसके विरुद्ध क्या है? निरामावस्था है, तो आपको उस पेशेंट में चेक कर। फिर मैंने अभी जो बताया दोषों की गति, विशेष निदान के लिए दोषों की गति भी आपको उसके बाद में पंचकर्म करते करते उस पेशेंट की देखनी कि ये कोष्ठ से शाखा में दोष जा रहा है, इस शाखा से कोष्ठ में खुद के खुद आ रहा है कि हमको लाना पड़ेगा। तो कोष्ठ से आहार खाने के बाद भी शाखा में जा रहे हैं, तो उसको कौन तकलीफ मदद कर रहा है? व्यायाम की वजह से जा रहे हैं शाखा में। उसको ना खाना खाने के बाद तुरंत गाड़ी और बैठना है, पैदल घूमना है या गाड़ी पे जाना है या पैदल जाना है कहीं, व्यायाम उष्मणात, उसको दोषों का उष्मणात की वजह से पाचन हो रहा है या परिवर्तन हो रहा है, विदग्धता हो रही, तैष्ण्या अहिताचरणात्, आचरण जो है यानी आहार के साथ साथ विहार भी इम्पोर्टेंट। अहित आचरण होगा तो भी दोष कोष्ठ से शाखा में चले जाते हैं। कोष्ठ पूरा भराता है, फिर उनको जगह नहीं, तो फिर पक्वाशय में, कटी में, सप्ती में, श्रोत्र में हो जाते हैं। अहिताचरणात् कोष्ठ कैसे जाते हैं? पहले वो दोष अहिताचरण, व्यायाम, उष्मणात, तैष्ण्या से कोष्ठ में पूरी क्षय अवस्था, प्रकोप अवस्था होती है। नहीं ध्यान दिया तो कोष्ठ के बाद में शाखा में जाते, रस रक्त मांस, वहाँ जहाँ खड़े मिलेगा वहाँ
व्याधि की उत्पत्ति करते हैं। शाखा में भी ध्यान नहीं दिया तुमने तो अस्थि मर्माणी यानी मध्यम रोगामध्ये जाते। अस्थि मर्माणी मध्यम रोग, शिरो हृदय बस्त्यानी मर्माणी असनाची संधी यानी अस्थि मर्माणी मध्यम। कैसे जाते हैं? द्रुतत्वात् मारुतस्य एकदम फास्ट, फटाफट पहले कोष्ठ में तुरंत शाखा में फिर मध्य में, इतना फास्ट जाते हैं। और कौन लेके जाने वाला है? मारुत यानी वायु, वो ज्ञान वायु है लेके जाने। सम्यक गत्याचे धातु लेके जाना ज्ञान वायु। शाखा से दोष कोष्ठ में कम करते तथा तेभ्य स्रोतोमुख, आपको लाना पड़ेगा उनको शाखा से कोष्ठ में। तो स्रोतोमुख विशोधन, पहले स्रोत का मुख विशोधन करना है, फिर वो शाखा स्रोत होगा तो उसका मुख विशोधन करेंगे। कोष्ठगत होगा, महास्रोत होगा तो बस्ती देंगे, अनुलोमन करवाएंगे, स्रोतों का मुख विशोधन होगा और निकल जाएंगे, या स्नेहन करेंगे, सेवन करेंगे। वृद्ध्या, अब ये जो लक्षण देखो, अभी इसमें दोष कौन सा है कि जो शाखा से कोष्ठ में लाने के लिए ऐसा कौन सी प्रक्रिया है जिससे वो कोष्ठ में आएगा? तो वृद्धि करने से, कफ वृद्धि किया तो वहाँ का विलयन होकर आमाशय में आ सकता है। पित्त की वृद्धि करने की जरूरत है क्या? तो प्राय वृद्धिया ये शब्द पित्त और वात के लिए नहीं था। वात की वृद्धि करेंगे तो उल्टा तकलीफ वहां पड़ जाएगी, वात तो खुद का खुद संचारी है। अभिसंधना, अभिसंधन ये भी किसका करना पड़ता है? कफ का करना पड़ता है, क्योंकि वो ज्यादा चेंगड़ है और कफ के आश्रय स्थान ज्यादा है। शाखागत दोषों को कोष्ठ में लाने के लिए, शाखागत दोष प्राय कौन से? तो श्लेष्मा से शेषु, आश्रय स्थान कफ के ज्यादा है, इसलिए वहाँ वृद्धिया अभिसंधना पाका उनको पकाना पड़ेगा, स्वेदन करना पड़ेगा, तब जाके कौन सा किसको पाक करना है? कफ का ही है। पित्त का पाक करने की जरूरत है क्या? नहीं। वात का पाक होता है क्या? तो नहीं। लेकिन कोष्ठम वायुष्य निकला, पाक करने के बाद भी वो कफ स्थान है, पित्त खुद के खुद आएगा नहीं, फिर वायु को उसको लेकर आना पड़ेगा। इसलिए कि एक सस्ने निरोग बस्ती दे दिया तो वैक्यूम तैयार होता है और फिर कोष्ठम वायुष्य निकला, फिर वो शाखा दोष कोष्ठ में आते हैं, तो आमाशय में जाएगा, पित्त का चमाशय में जाएगा, वात का कोष्ठ में। इस शाखा कोष्ठ गति तुम्हारे दिमाग में पक्की रहेगी। फिर रोग मार्ग, ये गति समझने के लिए रोग मार्ग समझना चाहिए। शाखा रक्तादया त्वच बाह्य रोगाय, रक्तादया त्वच, रस रक्त मांस त्वचा, भी त्वचा में रस धातु, रस से लेके शुक्र तक ये सब बाह्य रोग मार्ग। अंतःकोष्ठ महास्रोत आम पक्वाशय, अंतःकोष्ठ महास्रोत आमाशय पक्वाशय, आमाशय संबंधी व्याधि पक्वाशय सब अंतःकोष्ठ है। ये सुख साध्य व्याधि प्राय यहाँ आपको यहाँ ही संप्राप्ति रहती है। मध्यम रोग मार्ग, शिरो हृदय बस्त्यादि मर्माणी आसनाची संध्या, तन्निबद्ध शिरा स्नायु कंडराश्च मध्य। इसको क्यों देखना है रोग मार्ग को? तो तुमको पेशेंट का साध्य साध्य तो समझने के लिए रोग मार्ग में सारा कौन करता है? ये भी करता है। तो अंतःकोष्ठ महास्रोतों से तो वो सुख साध्य है, लेकिन शाखा रखता गया तो कष्ट साध्य है, यही आपके है। और मध्यम रोग मार्ग में तो ये आपके और असाध्य, दोनों भी अवस्था उसमें हो सकती है। तो आपको वो कहाँ कंडीशन है पेशेंट की, वो देख के उसका काम कर सकते हैं। अब ये स्रोतस परीक्षण भी आपको निदान के लिए बहुत मदद करता है। पंचकर्म करते करते उसका कौन सा स्रोतस बिगड़ा हुआ है ऐसे चेक करना, उस स्रोतस का जो उद्भव स्थान है वो आपको चेक करना है। प्राणवानाम स्रोतसानाम हृदय मूलम महास्रोतस, प्राण व स्रोतस कहाँ से? हृदय उसका मूल है, वहाँ से शुरू होता है। और महास्रोतस, अभी प्राणवायु का तुमने वहां देखा, प्राणवत्र मूर्धला है, उसका उद्भव स्थान सिर में, पूरा कंठ चरो बुद्धि हृदय, वो वहाँ उसका हृदय उसका संचारी स्थान है। उस प्राण का वहन करने वाला स्रोतस बोलता है कि हृदय से मूल ये काम चल रहा है। महास्रोतस, मुख से लेके बुध तक ये महास्रोतस प्राण का वहन करने के लिए काम करता है, ये उसका कार्यक्रम है। प्राण के बाद में उसने तुरंत बताया विमान स्थान निकालने का, चलो विमान स्थान पांचवा अध्याय, उसको ये क्रम से टीके से आपको जब भी टाइम मिलेगा तब करना है। उदक वहां स्रोत था नाम, प्राण के बाद में उसने प्राण के अन्न नहीं बताया, प्राण अन्न उदक ऐसा हम कॉमनली बोलते हैं, ये होता है पहले उदक, उदक वहां नाम स्रोत था नाम। तालु मूलक को पहले तालु को पानी लगना चाहिए और फिर क्लो में पैंक्रियास की तरफ आना चाहिए, क्योंकि तुम तालु को पानी लगाए बगैर डायरेक्ट घटाघट पानी पीते हो तो अग्नि के आशय के ऊपर उसका प्रेशर आता है। और उदक वह स्रोत का आखिरी स्थान पैंक्रियास है, कफ का संचारी स्थान पैंक्रियास है, और पैंक्रियास अग्नि का आशय है। वो अग्नि को बुझना नहीं चाहिए, इसलिए आम उत्पत्ति नहीं होनी चाहिए,
इसलिए पानी पीने का तरीका बैठ के पीना है, घूट पीना रोकना जरूरत है, इसलिए तालों मूलम प्रोक्तम। और फिर वो बोलता है अन्न वाहनाम स्रोतसानाम। ये महास्रोत में प्राण का वहन होता है, लेकिन अन्न वाहनाम स्रोतसानाम आमाशय मूलम वामुच। अन्न का वहन कहाँ से शुरू होता है? आमाशय से शुरू होता है। प्राण उसको डाल देता है आमाशय में और फिर आमाशय से शुरू होता है वामुच पार्श्व से, वहाँ पैनक्रियाज आ गया, वामुच पार्श्व फ्लो में वहाँ। फिर एक बार ये तीन चीजें हो गई, प्राण उदक अन्न, इसकी टीका आपको कंपल्सरी देखनी है। उसके बाद में फिर धातुओं के स्रोत से होंगे, श्रवणार्थ स्रोतांश, वो सार्वदेही कहते हैं सब स्रोत से ध्यान रखना। स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के, सूक्ष्म प्रकार के दिखते नहीं कि उसका काम चलता है। ये श्रवणार्थ स्रोत, ये श्रवण रसद वह ग्रंथि जो है, एंडोक्राइन ग्लैंड जो है, एंडोक्राइनोलॉजिकल मैंने बताया, तो उसमें स्रोतों का इंपॉर्टेंस उससे भी ज़्यादा है, उसका उससे लेना देना रहता है, इसलिए वहाँ वो ध्यान में रखना है। फिर चालू होता है रसवानाम स्रोतोसानाम हृदय मूलम दश दमनस्य, 10 एंडोक्राइनोलॉजी मैंने बताया ना, वो स्रोत वहाँ से शुरू होता है। शोणित वाहनाम स्रोतोसानाम यकृत मूलम प्लीहाच, यकृत से रक्त की उत्पत्ति होती है, प्लीहा डस्टबिन, आरबीसी डिस्टर्ब होने के बाद प्लीहा में जाके बैठती है, प्लीहा उसको बाहर निकालता है। मांसवानाम स्रोतोसानाम स्नायु मूलम त्वचा, स्नायु से लेके त्वचा उसका स्थान है। मेदवानाम स्रोतोसानाम वृक्को मूलम वपावनांच, वृक्को यानी उसको मालूम है दो है किडनी, वृक्को मूलम और वपावन मोमेंटम, मोमेंटम में भी पोषण, मेद का, स्नेह का और रक्त की उत्पत्ति का कार्य सब पेट में बनते रहता है, इसलिए वपावन का पानी एब्सॉर्ब करना, बाहर फेंकना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रा इलेक्ट्रोलाइट आप मॉडर्न का पीढ़ेंगे डेविडसन में, तो एक्स्ट्रा इंट्रा सेलुलर फ्लूइड का और ऑस्मोटिक प्रेशर का लेना देना जो है ये वपावनों में आपका देखेगा। इसलिए किडनी जब फेल होती है तो हीमोडायलिसिस और ये पेरिटोनियल डायलिसिस होता है, तो ये जहाँ भी मटेरियल जमा होता है उसको निकालने का, पानी से वपावन बिगड़ा तो क्या होता है, यहाँ पानी जमा होता है, यानी जिसकी पेट की चर्बी बढ़ी हुई है वह उदक में तो बस होगा, उसका कंपल्सरी चेक करना है, उनका तालो मूलम प्लोम जो उदक बस होगा चेक करना है। अस्थिवानाम स्रोतोसानाम मेदो मूलम जगन, जगन का पर यानी हड्डी है, मज्जवानाम स्रोतोसानाम अस्थिनि मूलम संदय अस्थिनि, सब संदों के बीच में मज्जा का वहन होता है। शुक्रवानाम स्रोतोसानाम वृषणो मूलम शेष, वृषण से शुक्र व शुरू होता है, शेष है पेनिस तक वो खलास होता है। मूत्रवानाम स्रोतोसानाम बस्ती मूलम वंक्षण, वंक्षण उसका मूत्र का वहन, बस्ती उसका मूल है और वंक्षण उसका, वंक्षण वहाँ से सब वर्क की प्रक्रिया जो शुरू। विश्वानाम स्रोतोसानाम पक्वाशय मूलम स्थूलभूतम, ये आया स्थूलभूत अपान वायु का जो पूछता है। स्वेदवानाम स्रोतोसानाम मेदो मूलम लोमको। फिर निदान के लिए और एक चीज अच्छी आपको मिलेगी, एक आधी पेशेंट की चिकित्सा करनी है और धातु जरा आगे है तो उनका दौड़ने या क्षमन चिकित्सा देने जाओ या कोई भी चिकित्सा कर दी तो शाखा दोष पोस्टे में आगे निकाल दिए, शोधन हो गया, शमन करना है, फिर वहाँ या पंचकर्म में भी करना है, तो वहाँ उसको आपको धातु आशयांतर्गत मर्यादा कला, यहाँ धातु अग्नि का लेना देना है, यहाँ अग्नि उस हर धातु का धातु अग्नि का जो मूल स्थान है वो इस कला में, ऐसे 7 प्रकार की कला बताई है। यानी यहाँ आपको कला अच्छी आने लगेगी तो आपको धातु अग्नि समझ में आ जाएगा। अभी आपको धातु अग्नि चेक करे सको तो कुछ नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप कला जब चेक करते तो प्रथमा मांसधरा, ऐसे सब कला है उसके बारे में, मांसे शिरादि प्रधाना विस्तारा भक्ति वगैरह वगैरह जो आप वो चेक करो। द्वितीय रक्तधरा, पहले मांसधरा कला उसने बताई है, मांसधरा के बाद में वो बोलता है दूसरा नंबर किसका लगेगा उसमें, रक्तधरा कला। तस्य शोणित विशेषत्व शिरासु यकृत प्लीहान्नश्च भवन्ति, और मांसधरा में स्थिरा स्नायु धमनी स्रोत प्रधाना भवन्ति। ये बहुत डिटेल बताने वाली चीज है, आपको उसको सुश्रुत निकालना है कला की, और पहले आप लिखो, लिखने के बाद उसकी टीका उसके पीछे लिखो, और बाद में फिर जो शंका आएगी तो पूछो, जो 1.5-2 घंटे 3 घंटे का कार्यक्रम सुश्रुत लेके बैठना पड़ेगा। द्वितीय रक्तधरा यकृत प्लीहान्नश्च भवन्ति, यानी यहाँ रक्तधरा कला में मांस अभ्यंतरतः तस्य शोणित विशेषस्य शिरासु यकृत प्लीहानो भवति। तृतीय मेदोधरा, मेदो हि सर्वभूतानां उदरस्थ अणुवस्तिषु च
महसूच मज्जा भवती। अब ये क्या बोल रहा है कि मैं तो धरा कला अच्छी करूं, मैं तो धरा कला में ऐसे द्रव्य डालो जो सर्वभूताना उदरस्त अणुवस्ती शिव। अणुवस्ती ये शब्द किसका है? तो रेड बोन नर्म है, यानी बोन में आरबीसी बनते हैं क्या? ये पुराने जमाने में मैं तो धरा कला में लिख के रखा है, यानी यकृत प्लेया से रक्त बनता है, वो सर्कुलेशन का बनता है। लेकिन सिर्फ रक्त में रक्त मज्जा का विचार करना है। पहले मज्जा बनती है, पूरण होता है, फिर धारण होता है अस्थि का। तो वहाँ ये महत्सूच मज्जा बनती है, पहले मज्जा बनती है उसकी, अर्वस्ती सूचन, अर्वस्ती से मज्जा बनती है, और वो मज्जा भी रेड बोन में बनती है, और फिर वहाँ की रक्त की उत्पत्ति थी। यानी मज्जा का बदलना या मज्जा की दृष्टि वाले जितने व्याधि आएंगे तब आप उस पेशेंट का मैं तो धरा करा कंपल्सरी चेक करें। चतुर्थ श्लेष में धरा सर्व संदेशु प्राणभूता भवती। पंचमी पुरुष धरा कला, पुरुष धरा कला सायव अस्थि धरा कला पंचमी, यानी पुरुष धरा कला पक्वाशय में रहती है। वहाँ से आपने अस्थि धरा कला का जो धात्वाग्नि है उसमें डायरेक्ट दवाई आपकी जाती है खले का पोतने से। यदि यहाँ से सफिक्शियंट तरह बस्ती डाला पक्वाशय में तो डायरेक्ट अस्थि का पोषण होता है। पुरुष धरा कला सायव अस्थि धरा इति। इसलिए अस्तया षडाम व्याधिना पंचकर्माणि विशेषम बस्तया क्षीर सर्वभूतां तिक्तको विधान। ऐसा चरक में है कि वो वहाँ तुम सफिक्शियंट तिक्तरस डालेंगे तो कैल्शियम की 10 किलो गोली खाने से सफिक्शियंट तिक्तरस का बस्ती दो, वहाँ तुम्हारा हड्डी का पूर्ण होना तय है। इसलिए बोलता है अस्थि के अंदर नहीं, अस्थि के आश्रय में। अस्थि के आश्रय में कौन रहता है? तो वायु रहता है, मज्जा रहती है। इनका पोषण करने के लिए सल्फिक तरह बसते हैं। न्यूरोपैथी वाले पेशेंट आएंगे तो दिमाग में पहले सल्फिक तरह बसते आना चाहिए। समान धातु से समान बुद्धि होती है, इसलिए मज्जा सिद्ध बस्ती काम करता है। इसलिए वो पुरुष धारा कला साहब यहाँ से पुरुष धारा यानी पक्वाशय से डायरेक्ट अस्थि का पोषण होता है। अभी हम उसके आगे की गम्मत देखो तो कैसा वो क्रम है। षष्ठी पित्त धारा, छठी कौन सी कला है? तो पित्त धारा। या चतुर्विधम अन्नम पानम आमाशय प्रचुरता पक्वाशय उपस्थिता धारयति। यानी वो क्या करता है? पित्त धारा कला वहाँ से प्रचुर चतुर्विध जो अन्न हम लेते हैं उसका पचन करके और उसका पचन होकर पित्त धरा कला सहयोग मज्जा धरा इति। यानी यहाँ से उन्हें डाल दिया पश्चिमाशय में, वो डायरेक्ट धात्वाग्नि का एब्सॉर्प्शन होता है और मज्जा धरा कला में मज्जा धरा का पोषण करने के लिए काम होता है। वो कैसे होता है? चतुर्विधम अन्न गुणाती पचती विवेचयति मुंचति से जाता है प्रचुत पक्वाशय उपस्थित धारा रहती है। बाकी पक्वाशय में पक्वाशय तक उसका धारण रहता है पित्त धारा। फिर नीचे से पक्वाशय में अस्थि धरा, पश्चिमाशय में मज्जा धरा, और उसके ऊपर क्या है? आमाशय। वहाँ बोलता है वो सप्तमी शुक्र धरा, सर्व प्राणी नाम सर्व शरीर व्यापी। यानी वो सर्कुलेशन में रस रक्त और शुक्र सार्वजनिक है, पूरे शरीर में घूमते रहते हैं। और यहाँ आमाशय में यदि शुक्र धारा बिगड़ी है या शुक्र धातु का गणित को बढ़ाना है या कोई पोषण करना है तो वहाँ आप आमाशय में मधुर रसात्मक शुक्रवर्धक द्रव्य डालो तो डायरेक्ट शुक्र धारा का हो जाता है। शुक्र की वृद्धि करता है, शुक्र का पोषण करता है। सद्य शुक्र करपया ऐसा शब्द है। दूध कैसा है? तो सद्य शुक्र की उत्पत्ति करता है। दूध के 3 अवस्था पाक कभी होते नहीं। गाय का दूध आपने यहाँ से किया, आमाशय में पहला अवस्था पाक में प्रेरण हो गया, 100% उसका परिवर्तन होता है, वो डायरेक्ट रक्त सर्कुलेशन में आ जाता है। और ना पश्चिमाशय में जाके फटता है ना पक्वाशय में जाके फटता है, उसका रस तुरंत शुक्र धारा का है, आमाशय से लेना है। फिर अवयव बिगड़े हुए पेशेंट तुम्हारे पास आते हैं, इसलिए निदान के लिए अवयव को कौन सा अवयव है, किस धातु से बना हुआ है, ये आपको मालूम होना चाहिए। यकृत प्लियानु शोणित, यकृत और प्लिया रक्त से उत्पत्ति होती है। मेरे यकृत प्लिया वाली मेरी बीमारी पेश आती है, लीवर सिरोसिस आया, फैटी लीवर आया, तो रक्त का उसका उत्पत्ति कौन सा धातु है? तो रक्त है। तो रक्त की वृद्धि क्षेत्र आप उस पेशेंट में चेक करो। शोणित फेन प्रभाव फुफ्फुस, रक्त फेन प्रभाव फुफ्फुस, यानी रक्त के फेन से फुफ्फुस बनता है। यानी लंग्स वाला पेशेंट कभी भी आता है तो कफ के बारे में मत सोचना, प्राणवायु के बारे में मत सोचना, उसका स्ट्रक्चर आईएलडी हो रहा है, यानी उसका
फंक्शन बिगड़ रहा है, उसका स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है, उसमें फाइब्रोटिक कंडीशन है, तो वहाँ रक्त की उत्पत्ति दिमाग में, तमक श्वास वाला, जीर्ण तमक श्वास वाला, इंटरसेलुलर डिसीज वाले, ये जो है ये सब रक्त दृष्टि फॉर्म खा खा के न्यूमलाइज कर करके रक्त दृष्टि वहाँ रहती है, उसको रक्त मोशन किया कि श्वास की वेगावस्था कम है, उसमें रक्त शुद्ध करने वाली दवाई जब हम देते हैं तो लंग्स उसका काम करना चालू जाता है, तो वहाँ श्वासकोटा रक्षविलास और कुछ भी दवाई दें श्वास का चिंता में फायदा नहीं है, लेकिन रक्त प्रदूषित या रक्त प्रसादक ग्रंथ दे दिया तो ज़्यादा फायदा। श्रोणी कीट प्रभाव उदुका, ऐसे हर अवयव का फिर बहुत सारा है, कफो शोणित मांसानाम जीवा, यानी जीवा बिगड़ी हुई तो कफो शोणित मांस, ये तीनों धातु चेक करने पड़ेंगे, ऐसे हर एक का काम तुमको बहुत सारा है, सब डलन की 40 स्थान में आपको मिलेगा। रक्त मेद प्रसाद, जो किडनी फेल वाला पेशेंट है तो रक्त और मेद का प्रसाद कौन है, मज्जा, उसके बारे में आपको सब देखना पड़ेगा। मांस अशुक में कफो मेद प्रसाद और वृषण, ऑलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया वाला पेशेंट आया तो मांस अशुक कफ मेद इतने बिगड़े हुए गए इस पेशेंट में, आपको देखने हैं, इनकी धातुवाग्नि अच्छी करनी, इनका रसायन देना है, शोणित कफ प्रसाद है, या हृदय हृदय रुद्र वाला पेशेंट है तो शोणित कफ कफ का प्रसाद कौन है, तो अवलंबक कफ और रस धातु है, रक्त और रस धातु इनको अच्छी तरह ध्यान दिया तो हृदय उसकी उत्पत्ति होती है, हृदय को अच्छा करना है तो रक्त मोशन बार बार करो, और रस धातु की इतनी बड़े रसायन है सुवर्ण वाली में, रस का पतलापन या गाढ़ापन कम करने की दवाई दो। ओज के दो प्रकार है, पर अपर ओज अर्धांजलि है और पर ओज आठबिंदा है। ओजस्तु तेजो धातुनाम शुक्रांतानाम परम, ओज वृद्धि में तुष्टि पुष्टि बलोदय आदि लक्षण आपको देखने को मिलेंगे। इसके बाद में एक निदान के लिए लगती वो सारा सरल, असार धातु को सारवान बनाना, सारवान धातु को बलवान, ये रसायन का काम है। उस पेशेंट में कौन सा धातु सार है, कौन सा धातु असार है, जो धातु असार है उसमें खवैगण्य होता है, इसलिए सारा सरल को निदान के लिए ज़्यादा है, इसलिए सारा सरल तक भी बहुत सारे गुण दिए हैं, वो भी आपको मालूम है। रक्त सार कैसा है, रक्त सार आदमी कैसा है, कान लाल है, नाक फैला है, सुकुमार है, मांस सार, मेद सार, अस्थि सार, हाथ पांव लंबे, संधिबंध अच्छी है, ताकत अच्छी है, हाइट ज़्यादा है, मज्जा सार अपने तरह से दांत लाइन में आ गए, आवाज़ अच्छा, शुक्र सार, ऐसे हर सार का लक्षण आपको मालूम होता, आसार होगा तो आपको समझ में दिक्कत। अब ये निदान के लिए इतना चीज़ें वहाँ दे के रखे ना, आपको इतना पढ़ाई करनी है, सामान्य निदान एकदम ईजी है, ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है तो जो स्थान अवस्था हो गया आपकी ट्रीटमेंट चालू, प्रैक्टिस चालू, आपको रिजल्ट मिलना ही है, उसमें कोई टेंशन नहीं। लेकिन आपको विशेष निदान करना है तो आपको स्वतः परीक्षण, कला, धातु, अवयव, सारा सारत्व, इस सब चीज़ों की तरफ पढ़ाई करके उस पेशेंट देखने का दृष्टि आपको आनी चाहिए, आप देखने की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। फिर पेशेंट आता है तो त्रिविध परीक्षा हम पहले करते हैं, दर्शन, स्पर्शन, आकर्षण। फिर उसके बाद में जब आप उसको नाड़ी पकड़ के लिखते हैं तो नाड़ी, मल, मूत्र, जीवा, शब्द, स्पर्श, दुर्गा, ये लिखते हैं, अष्टमी परीक्षा। लेकिन ये लिखने के बाद पंचकर्म करने के बाद भी वो पेशेंट बोलता है कि कुछ फायदा नहीं हुआ, अनुपशय है, फिर उसको डिटेल में, एक आधा पेशेंट कॉम्प्लिकेटेड आया तुम्हारे पास, एक आधा सिंड्रोम लेके आया, एक आधा कोई लेके आया, तो फिर उसके लिए स्पेशल निदान के लिए दशविध परीक्षा देके रखिए, और वो बहुत इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ आपको कोई निदान अच्छा होता नहीं है, कुछ उपशय समझता नहीं है, तब उस पेशेंट का आपको 3 चीज़ें कंपल्सरी हर पेशेंट में करनी है जब आपके पास गर्दी नहीं है तब। एक, प्रधान वेदना अच्छी तरह लिखनी है, दूसरी उसकी दिनचर्या कंपल्सरी लिखनी है, और तीसरी दशविध परीक्षा उसको। ये 3 चीज़ें लिखने से आपका निदान पक्का होता है, और उसकी गारंटी वागवड आपको देता है। कैसा देता होता है, विकाराणाम अपश्यो न जीर्यात् कदाचन नहीं सर्व विकाराणाम नाम, उसके और दरवाजा और शटर बनने हैं तो बातों तो बोलता है कि वागवड में चिकित्सा स्थान में 30 व्याधि भी है, चरकने पर 25-30 व्याधि भी है। 25-30 व्याधि के अलावा तो अभी तो दुनिया बदल रही है, इतने सारे व्याधि है, इतने सारी चीज़ें, नए नए नाम से पीसीओडी, ये कहाँ वागवड में है, चरक में, सुश्रुत में नहीं है, ये नए नए जो आजार आ रही, कोविड आ गया, ये आ गया, उसके नाम उन्होंने रख दिए, विल्सन डिसीज नाम उन्होंने रख दिया है,
क्योंकि विल्सन को लगा मेरा नाम लिखो, लिख दिया। तो उनके नाम के पीछे लगना है। हम बहुत बार हम क्या, तो कोई भी बैठ गए कहीं भी बैठ गए तो थायराइड में क्या ट्रीटमेंट है, हार्ट पेशेंट में क्या ट्रीटमेंट है, ब्लड प्रेशर में क्या ट्रीटमेंट। हमारे दिमाग में ब्लड प्रेशर, हार्ट, ये सब घुसा हुआ है। यानी हम निदान किसका लेते हैं, एलोपैथी का, और चिकित्सा कौन सी पूछते हैं, एलोपैथी। तो इंजीनियर उनका, कॉन्ट्रैक्टर हमारा हुआ तो बिल्डिंग अच्छी चलती नहीं और निदान अच्छा होता नहीं। निदान भी हमारा चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर भी हमारा चाहिए, इंजीनियर भी हमारा चाहिए। उसने लिखा ना इसको हाइपोथायराइडिज्म है, तो आप और कॉर्नर में लिख के लो हाइपोथायराइडिज्म। आपको हाइपोथायराइडिज्म आना चाहिए। उससे हाइपोथायराइडिज्म के लक्षण 1 1 2 3 4 है, उसमें है कि उस पेशेंट में टिक मार करके रखो। अभी उसका तुम्हारा कंपार्टमेंट बंद करो और या फिर रसवृद्धि के लक्षण उस पर ढूंढने की कोशिश करो और फिर उसकी चिकित्सा आप करो। तो फिर वो 100% इतना अच्छा होने वाला ही उसको कुछ करो। इसलिए होता है नहीं सर्वविकाराणाम, नाम रखने की कोई जरूरत नहीं उस व्याधि। उस व्याधि में आपको क्या करना है, तो दोष कौन सा है, दुष्य कौन सा है, उसकी संरचना कैसी है, इतनी आपको देखनी। और ये दोष दुष्य संरचना करने के लिए वो बोलता है कि ये 10 चीजें मैं आपको देता हूँ, इसके इस्तेमाल करो तो आपको दोष और दुष्य मिलने ही चाहिए, गारंटी और दे रहा है। दश्य भी तो परीक्षा उसको होती है। दुष्य, दुष्य यानी दोष और दुष्य कौन से उस पेशेंट में बिगड़े हुए हैं, प्रधान वेदना में आपको लिखने। देश, कौन से देश में इसको दोष और दुष्य बिगड़े हुए हैं। बल, कौन बल कैसा, ऋण का और व्याधि का, दोनों का बल वाली है। काल, कितने दिन से तकलीफ हो रही है, कब तकलीफ होती, सुबह होती, दोपहर को होती, शाम को होती, 8 दिन से होती, 1 साल से होती, 1 महीने से होती। काल, अंग, अग्नि कैसा है, पहले प्रकृति का अग्नि कैसा था, प्राकृत अग्नि कैसा था, आज अग्नि कैसा है। प्रकृति कौन सी है, कफ वाले को कफ की बीमारी है, कफ वाले को वात की बीमारी है, कफ वाले को पित्त की बीमारी है। इसलिए वो प्रकृति का इम्पोर्टेंस है, वो साध्या साध्या तो उसके ऊपर निर्भर रहता है। वह कैसा है, मध्यम है, बाल है, वृद्ध है, उस हिसाब से उसका कार्यक्रम हम देखते हैं। सत्व कैसा है, हमको पंचकर्म करना है तो सत्व इम्पोर्टेंट है, या कोई भी चिकित्सा करते हैं सत्व इम्पोर्टेंट है, पथ्य समझाते हो सत्व इम्पोर्टेंट है। उसका तुम्हारे ऊपर विश्वास है नहीं, सत्व अल्प है, काम नहीं करेगा। मध्यम है, उत्तम सत्व है कि चल अभी के अभी बस्ती ले आ जा, तो तुरंत आ जाएगा, तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा, तुरंत खुश होकर चला जाएगा। साथ में क्या है, उसको अभी साथ में क्या है वो लिखो व्याधि के हिसाब से। उसकी प्रकृति के साथ में कौन सी, पित्त प्रकृति कषाय पित्त मधुरम, पित्त मंदे तो पूर्वते, कषाय पित्त मधुरम उसको साथ में चाहिए, लेकिन वो नहीं है। हरी मिर्च खा रहा है, हरी मिर्च खा रहा है और मुझे कोई तकलीफ नहीं होती, वो क्या हुआ, वो को साथ में हुआ। यानी ऐसी गलत चीज वो आहार में खा रहा है, आगे जाके आहार कम होता है तो वो मिलेगा। तो साथ में वो को साथ में, ये 2 मुद्दे आ गए। तीसरा आता है देश साथ में। अभी वो यहाँ रह रहा है जंगल देश में और वो खा रहा है इडली सांभर या कोई फरमेंट जो साउथ इंडियन डिशेज या रोज रोज खा रहा है, तो उसका आहार कैसा होगा, विदग्ध होगा। तो देश में वो साथ में नहीं इडली सांभर, इस देश में और वो खा रहा है, तो उसका व्याधि का हेतु वो है, तो आपको समझ में आना चाहिए। जितने आम बात के ऑटोइम्यून डिसीज है सब इडली सांभर से बने हुए हैं, क्योंकि वहाँ बताया है कि उसमें आहार कैसा होता है, वायुना प्रेरितो आम। आम कैसा आता है, विदग्ध होता है। विदग्ध आम कहा जाता है, धमनी में जाता है, धमनी में जाने के बाद में धातुओं को विदग्ध करता है और फिर धातु की दुख विकृति होती है, फिर आम सामवायु की उत्पत्ति होती है और उसकी वजह से व्याधि उत्पन्न होता है। एसिली बिसेली सब उस लाइन पे आते हैं, स्किन डिसीज विशेष सब उस लाइन पे आते हैं। इसलिए वो देश साथ में, ऋतु साथ में। ये अभी ऋतु कौन सा चालू है, तो अभी वसंत ऋतु चालू है और उसके विपरीत ऋतु की चिकित्सा जो आहार खाते हैं वो खा रहा है, तो फिर वो उसको तकलीफ देने वाला है। ऋतु साथ, जो ऋतु में जो साथ में वही चीज खानी चाहिए, वो नहीं खा रहा है, गलत खा रहा है, तो भी उसका हेतु मिल सकता है। व्यवसाय साथ में, कोई ठीक काम है और दबा के सब मीठा मीठा खा के बैठा रहेगा, बैठक साथ वो उसका साथ में, व्यवसाय साथ में, देश साथ में, ऋतु साथ में, प्रकृति साथ में, व्याधि साथ में, और ऐसे साथ में बहुत सारे और बहुत सारे को साथ में, ऐसे सारे बहुत प्रकार उस पेशेंट में उसका कारण मिलता है। और अचानक पेशेंट नहीं बोलता है, आप जब दिनचर्या पूछते तो वो साथ में का हेतु आपको मिलता है, ये उसको साथ में नहीं और ये पट्टा खा रहा है, इसलिए साथ में। तथा आहार से, तू क्या क्या खाता है सुबह से लेकर शाम तक, इसलिए ये पूछना है तेरे को। ये साथ में हम कैसे ठहरेंगे, तो सवेरे कितने बजे उठता है, उठते बराबर बोलता है मैं घटाघट पानी पीता हूँ, 2 रोटी, बस पहला हेतु तुमको मिल गया।
अत्यंगोपान, उसने डिटेल पूछो दिनचर्या। पानी पीने के बाद क्या करता है, तो फिर पानी पीने के बाद पैदल घूमने जाता हूँ, घूमने के बाद क्या करता है, घूमने के बाद वहाँ आता हूँ, फिर सब दोस्त लोग रहते हैं इसलिए नाश्ता करता हूँ। हाँ, पानी पिया, वाक प्रकोप करके घूम के आया, वहाँ नाश्ता किया, उसके ऊपर चाय पिया, आने के बाद क्या लेट हो गया इसलिए तुरंत खाना खा, नाश्ते के ऊपर क्या किया, स्नान किया। मैंने स्नान किया तो क्या होगा, अग्नि बंद हो गया, और फिर मेरे घुटने दुख रहे, मुझे सूजन आ गई, मुझे रोमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। ऐसे ही तो उनको दिनचर्या में मिलेंगे। इसलिए आहार, यथा आहार, और जो खाता हो उसकी भाषा में लिखो और डिटेलिंग लिखो। कभी कभी मैं ऑफिस में सफरचंद लेके जाता हूँ, यानी क्या बोलते सफरचंद तुम्हारी भाषा में, देखो तो सेब लेके जाता हूँ, और वहाँ घर पे काट के लेके जाता है, उससे वहाँ क्या होता है, पूरा काला हो जाता है, खराब हो जाता है। वो 1:30 बजे 2 बजे 4 बजे उसको खाता है। फिर बच्चे को भी टेस्ट, 2 बार की छुट्टी है, पहले बार में फ्रूट्स लेते हैं, दूसरे में खाना खिलाते हैं। फ्रूट्स को घर पे ही काट के लेके जाते हैं, केला है तो घर पे ही काट के लेके, केला एक बार खोल दिया है तुरंत खाना है, उसको काट के ये भेजेगा तो उसको तो अभी संदेह होना ही नहीं है उसका। ये जो चीजें नहीं वो बताएंगे नहीं आपको, बहुत पूछना पड़ेगा। इसलिए तथा अवस्था से पृथक, इसकी अवस्था कैसे पृथक, कैसा पूछना है, तो होता है सूक्ष्म ही समीक्षेशा। उल्टा सुल्टा पूछो बात वाला हुआ तो तुमको 100% तुमको तुम्हारी निदान पटकने में डालने वाला कौन सा प्रकृति वाला पेशेंट है, तो बात प्रकृति वाला। तो बोला आपने तो बताया था मुझे पानी कम पीना है, इसलिए मैंने आज दिन भर पानी ही नहीं पिया है। आपने बताया था खिचड़ी को हाथ नहीं लगाना, फिर मैंने चम्मच से खाया, ऐसा वो बताया। इसलिए सूक्ष्म ही समीक्षा। क्यों सूक्ष्म समीक्षा होने से क्या होता है, तो दोष औषध निरूपण, दोष समझने में, दोषों के गुण समझने में, और औषध कौन सा देना उस गुण के ऊपर, क्योंकि औषध दोष के ऊपर नहीं, औषध गुण के ऊपर है। रसे विनिरूपक गुण कर्म हम देखते हैं ना, तो वहाँ कौन सा द्रव्य देना है हमको, उसका जो गुण बिगड़ा हुआ है, उस बात का चल गुण बिगड़ा हुआ है, रुक्ष गुण बिगड़ा, पित्त का द्रव गुण बिगड़ा हुआ है। हम पित्त शामक गण पूरा दे दिया तो रिजल्ट 25% मिलता है, लेकिन पित्त के द्रव गुण बिगड़ने के लिए हम यदि वासार पट्टी देते हैं 4 मुड़ी 3 बार, तो सूक्ष्म समीक्षा पिन पॉइंट डायग्नोसिस है। और जो मौखिक भाषा से फायदा नहीं होता, एक पूरी के 150 रुपये लगते हैं, तो हमारे 0.5 पैसे से वासा चूर्ण से वो द्रव गुण कम हो जाता है। कॉस्टिंग भी कितनी कम होती है, तुम्हारा नॉलेज अच्छा रहा तो, और कम इसमें भी आपको रिजल्ट दे सकते हैं। इसलिए वो होता है सूक्ष्म समीक्षा, दोष औषध निरूपण, दोष आपको समझने के लिए, दोषों का अंश कल्पना समझने के लिए, और औषध कौन सा देना है वो समझने के लिए। जो वर्तते चिकित्साया, जो इस तरीके से चिकित्सा करता है, नस कर तू जातुचित, कभी भी गलती कर नहीं सकता, इसकी गारंटी वागवट तुमको देता है। वागवट हृदय, अष्टांग हृदय, सूत्रस्थान, 12वां अध्याय, 67वां श्लोक, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 10वीं परीक्षा इसके तरह। चरक की भी 10वीं परीक्षा है, उसके बारे में भी ध्यान रखना। कंपैरिजन हमेशा करते रहना, फिर तुमको समझ में आ जाएगा कि मुझे कौन सा ग्रंथ पहले पढ़ना है और बाद में चरक क्यों पढ़ना है। चरक होता है विकृति, सारता, सहनता, व्यायाम शक्ति, आहार शक्ति, प्रवृत्ति, वय, सार, सत्व और सार। अब इसकी सूक्ष्म समीक्षा आप कर सकते हैं क्या, ये 10वीं परीक्षा की नहीं कर सकते, इसकी कर सकते हैं। इसलिए उसका अंशांश कल्पना यहाँ मिलेगी, यहाँ मिलेगी, लेकिन मिलेगी नहीं, इसलिए इसको छोड़ना नहीं। चरक मीमांसा 8वां अध्याय 54वां श्लोक, दोनों 10वीं परीक्षा का कंपैरिजन करके सारा शब्द का मैंने बताया, तो अक्सार, रक्तसार, मांसुसार, अस्थि, मज्जा, शुक्र, सत्वसार, या धातु ये सारा शब्द का कार्यक्रम उनको होता है। फिर तुम्हारे पास पहले मटेरियल तैयार चाहिए, वात व्याधि की और वात प्रकृति की दिनचर्या तुम्हारी चाहिए। वात प्रकृति वाले पेशेंट की, पित्त प्रकृति वाले की दिनचर्या, कफ प्रकृति वाले की दिनचर्या, फिर वात व्याधि वाले का आहार विहार दिनचर्या लिख के देंगे। तो कौन सा वात वाले को कौन सा आहार देंगे, पित्त वाले को कौन सा आहार विहार देंगे, कफ वाले को कौन सा आहार देना चाहिए। शरीर वृद्धि का नियोजन हम आहार में कर सकते हैं। यदि उसका वात का रुक्ष गुण बिगड़ा हुआ है तो बाहर से तेल और अंदर से स्नेह गुण बढ़ा दिया तो भी दिनचर्या में वो वात का प्रकोप कम हो जाता है।
इसलिए आपको उसके लिए चार्ट बना के रखने बात के पित्त के कफ के आहार क्या है, उसको मदद कौन करेगा, कैसे क्या बनाने की। इसलिए भागवत में सूत्रस्थान ने वात का सामान्य उपक्रम देख दिया है कि वात प्रकृति का तुम दिनचर्या लिखो और उसमें सामान्य में बताता हूँ ये उपक्रम उसमें डालना है। वात दृष्टि लेके पेशेंट तुम्हारे आएगा, वात का उपक्रम पहले क्या करना है, पित्त का उपक्रम क्या करना है, कफ का उपक्रम क्या करना है, मैंने अभी तुमको बता देता हूँ। उससे क्या फायदा होगा, तो जब विशेष चिकित्सा तुमको आर्थिक वाला पेशेंट तुम्हारे पास आ गया तो अर्दिते नावनम मूर्धनितलम, इतना ही उसकी चिकित्सा दी है। आर्दित में क्या करना है, नावन करना है, मूर्धनित करना है, रक्तमोक्ष वगैरह है 4-5 विशेष चिकित्सा है। स्नेहनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाती विरेचन, इतना बड़ा पक्षाघात है, फिर स्नेह करना है, स्नेह संयुक्त विरेचन एरंडी का तेल देना है, हो गया पक्षाघात। अच्छा होगा क्या, नहीं होगा, वो विशेष चिकित्सा पहले ये करो उसके साथ वो करो तो रिजल्ट मिलने वाला है। क्या करना है, तो बोलता है वातस्य उपक्रम स्नेह स्वेदा संशोधनम स्वादु आम्ल लवणोष्णानि भोज्यानि अभ्यंगम वेष्टनम त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गौणिकम स्निग्धोष्ण बस्त्या बस्ती नियम सुखशीलता दीपनहि पाचनहि सिद्धा स्नेहास्य अनेक योजना विशेषान मेत्यपि शीत रस तेल रामवासनी। ये लाइन ऑफ ट्रीटमेंट कोई भी वातवादी वाला पेशेंट तुम्हारे पास है या वात दृष्टि वाला, वात प्रकोप वाला, वात वाला कोई पेशेंट तुम्हारे पास आता है तो उसमें ये मटेरियल आपको डालना है। अभी कोई भी व्याधि एक ही दोषों का आता नहीं, वातानुबंधी पित्त, वातानुबंधी कफ ऐसा आता है। इसलिए तीनों का उपक्रम एक लाइन में लिखो और उसको अनुबंधित जो दोष है उसकी चिकित्सा इसमें ऐड करो और दोनों मिलकर आप एक चिकित्सा का प्रोटोकॉल उस पेशेंट का करके में कर सकते हैं। मैंने आपने वात के लिए तेल, वातस्थान के लिए बस्ती चालू कर दिया है, उसके बाद में ऐड करने के लिए विशेष जो आगे का कार्यक्रम बनाना है उसके लिए उपक्रम। इस उपक्रम में ये सामान्यतः इसका नाम बताया वातस्य उपक्रम, क्या क्या करना चाहिए, ये सबके सब नहीं करना है आपको। उस पेशेंट को क्या चाहिए उतना आप उठाओ। पहला क्या करना है, स्नेहन बाह्याभ्यंतर स्नेह, फिर स्वेदन तापस्वेद उष्णस्वेद उपनास्वेद द्रव, 4 प्रकार वाग्भट में माने, 13 प्रकार चरक में माने, कौन सा स्वेदन उसको जरूरत है उसका। संशोधन मृदु शोधन देना है, मृदु वमन देना है, मृदु विरेचन देना है, मृदु बस्ती देना है, यानी ज़्यादा उसकी साफ सफाई जोर से करनी है। तीक्ष्ण उष्ण चीज़ें आप इस्तेमाल की, जैसे वात प्रकोप होता है। आहार कैसे देना है, स्वादु आम्ल लवणोष्णानि, स्वादु आम्ल और लवण और उष्ण ऐसा भोजन देना है, भोज्यानि। अभ्यंग कंपल्सरी करना है, वात अभ्यंगम आचर्यते सज्जरा श्रम और वाता, इसलिए भोजनानि अभ्यंग, मर्द अभ्यंग के बाद में सिर्फ तेल लगा के वात वाले को कभी छोड़ना नहीं। मर्दनम यानी तेल लगाने के बाद मर्दन करना ही है, मर्दनम गुणवर्धन, बराबर उसको सब वहाँ काने कोपरे में जहाँ वात होगा उसमें यहाँ से शमन होगा, मर्दन से शाखा गोष्ठ गति उसी में। वेष्टनम, कभी भी उसको बोलना जाड़ चद्दर पहन के सो जाना, वेष्टनम तो पापड़ जैसा सूखता है, ऐसे वात व्याधि बोल देंगे रुक्षता पैदा होती है। त्रासनम, बहुत बार वात वाला उसका जो स्वभाव और विषमावृत्ति ज़्यादा थी, वातालादा सदा तुला, इसलिए उसको कभी भी डराना पड़ता है, ऐसा किया तो ठीक है, नहीं किया तो तेरे को बस्ती दे देंगे, तो चुप करता है। त्रासनम सेको मध्यम पौष्टिक गौड़ी, मध्य कैसा देना है, पिष्ट में पदार्थ यानी कार्बोहाइड्रेट युक्त गौड़ी गुड़ डाला हुआ मध्य देना है जो वात का शमन करता है। स्निग्धोष्ण बस्त्या, बस्ती कैसा देना है, स्निग्ध और उष्ण, बस्ती नियम, अनुवासन देना है तो खा के देना, निर्व देना है तो बाद में खाने को देना, बस्ती नियम। सुखशीलता बेड रेस्ट, वात वाले को गुपचुप लेटे रहे, यानी वात प्रकोप करना, इस तरीके से सुखशील। दीपन ही पाचन ही सिद्धा, दीपन पाचन द्रव्य कंपल्सरी देने, कैसे लेकिन कैसे देने, स्नेहाश्च अनेक योजना, दीपन पाचन सिद्धा स्नेह, दीपन पाचन सिद्ध तेल, दीपन पाचन सिद्ध घृत, दीपन पाचन सिद्ध वसा, दीपन पाचन सिद्ध मज्जा। अभी स्नेहाध्याय निकालने का वसा किसको देना और मज्जा किसको देना वहाँ दिया हुआ है। फिर आप यमक करना है, तुम्हारे पास नारायण तेल उस पेशेंट को देना है, नारायण वसा भी देनी है। नारायण वसा कैसे बनेगी, तो वसा निकालने की नारायण तेल लेना, उसमें वसा डालना और उसको सिद्ध करना, यमक नहीं हो जाता है नारायण वसा। और फिर वो उसको वसा की जरूरत है तो नारायण वसा देने से उसको रिजल्ट मिलेगा। इसलिए दीपन पाचन सिद्धा स्नेहाश्च अनेक योजना। विशेषान
इतना सामान्य बताने के बाद यहाँ भी वो विषय मैं जो बोलता ना हमेशा चिकित्सा में सामान्य विषय सिद्धांत का इस्तेमाल करना तो रिजल्ट अच्छा मिलता है। विशेषान्वेद्य शीत रसन तेल अनुवासनी विशेष चिकित्सा आपकी इतना नहीं जम रहा आपको, आपकी प्रैक्टिस जोरदार चल रही है, कम से कम वात वाया पेशेंट है तो मांस रस देना ही है, तेल देना ही है और अनुवासन बस्ती देना ही है कंपल्सरी, तो ही वो आगे का काम तुम्हारा हो सकता है। इस तरह से जो वात का उपक्रम है इसको तुम्हारे हर वात व्याधि के वाले पेशेंट में इसका इस्तेमाल करना है। पित्त में क्या है, आहार कम और विहार ज़्यादा दिया है। अभी उस जमाने का विहार है इसलिए उसको अभी उसके पर्याय में हमारे पास एसी है और बाकी कुछ चीज़ें हैं, उसके तरफ कूलर है, उस हिसाब से आपको देखना है। पित्त से सर्पिशापान, पित्त में क्या करना है, घी देना है पीने के लिए। स्वादु शीत विरेचन, स्वादु और शीत द्रव्यों का विरेचन देना है। आरगवत जो है अपने पीछे झाड़ है आरगवत का, स्वादु शीत विरेचन। स्वादु तिक्त कषाय, स्वादु तिक्त और कषाय इस द्रव्यों से सिद्ध भोजनानि औषधानि, यानी आहार भी स्वादु तिक्त कषाय का देना है, औषध भी स्वादु तिक्त कषाय का देना है। पित्त का शमन कैसा क्रम क्या है, कषाय तिक्त मधुर, पित्त मन्ने तो पूर्वते, पहले कषाय फिर तिक्त फिर मधुर, यहाँ उल्टा दिया है स्वादु तिक्त कषाय, उपक्रम है ना ये, इसलिए पहले स्वादु फिर तिक्त फिर कषाय आखिरी में, भोजनानि औषधानि। सुगंध, अभी यहाँ से बिहार शुरू होता है। सुगंधी शीतल उद्यानाम गंधानाम, सुगंध लगाना है, हार पहनना है, कंठे गुणाराम हारानाम मणिना, कर्पूर चंदन मुशीर अनुलेप क्षण, बार बार लेप लगाना है। प्रदोष चंद्रमा श्री साधम हरित गीतम विमोदिना, अन्यत्र सुखम मित्रम पुत्रम संदिग्ध मुग्धवाक, चंदानुवर्तिनो धारा प्रिया शिव विभूषिता, शीतांबु धारा गर्भाणी, जिससे पानी गिर रहा है उसमें पैर बैठना है। सुहानी दीर्घिका, सुतीर्थ विपुल शरीर, शैलाशय है, सैकता है, नदी किनारे या तालाब की जगह, संभोज जला तीरांते काय माने दुर्गम। अब यहाँ भी विशेष दिया है पित्त का, सौम्या भावापया, सर्दी विशेष विशेषता। पित्त में कम से कम क्या करना है, दूध देना है, घी देना है और विरेचन करना है, इतना कंपल्सरी पित्त का उपक्रम में आपको देना है। कब का उपक्रम में, श्लेषणो विधिना युक्तम तीक्ष्ण वमन विरेचने, अन्नम वृक्षम अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त कषायकम दीर्घ कालास्थितम मध्यम प्रतिपीति प्रजात, अनेक रूपों व्यायाम चिंता वृक्ष निवर्धनम विशेषात वमन विरेचन श्रोत्रम वेदोनावश्यकम धूमोपवास कंडूषण निसुखत्व सुखाय। श्लेषणा विधिना युक्तम, तीक्ष्ण वमन और विरेचन कैसा देना है, तीक्ष्ण पित्त दर्शनात्मक वमन होना चाहिए, कफांति विरेचन होना चाहिए। अन्न कैसा चाहिए, तरुक्ष अल्प तीक्ष्ण उष्ण कटु तिक्त और कषाय, ऐसा अन्न खाना है, उसको देना है। दीर्घ काला स्थितम मध्यम, यानी दीर्घ काल जो मध्य होगा वो देना है। रति प्रीति प्रजागति, अनेक रूपों व्यायाम, स्थौल्य मेद वाले, अभी तुम्हारे पास सब ओबेसिटी वाले पेशेंट आएंगे, वो कफ प्रधान मेद वृद्धि वाले था, अनेक रूप व्यायाम। सवेरे सूर्य नमस्कार किया, दोपहर को खाना खाने के बाद पैदल घूमना है, 4 को योगासन करना है 6 बजे, और दूसरा कुछ काम करना है, रात को वापस पैदल घूमना है या वज्रासन में बैठना, अनेक रूप व्यायाम। चिंता वृक्ष विवर्धन, उसको हमेशा टेंशन वाला काम देते रहना है, चिंता वृक्ष विवर्धन, वृक्ष विवर्धन करना है। वास्तविक में बात कहती है आपके मर्दन करने को बोले, या वृक्ष मर्दन करने को बोला है, उसको उद्वर्तन करो, वृक्ष करो, वृक्षण करो। विशेषात वमनम युषम शोद्रम मेदुम औषध, विशेष क्या करना है, मेदु कफ के ऊपर में स्थौल्य वाले को वमन कंपल्सरी देना है, तो इस स्थौल्य का होता है, अग्नि अच्छा हो जाता है। यूज देना है, मुद्ग यूज, और शोध यानी शहद देना है। वमन मुद्ग यूज और शहद ये विशेष देना है। मेदोग्न औषध देनी है। धूमो उपवास गंडूष निसुखत्व सुखाय, धूमपान देना है, उपवास से लंघन करवाना है, गंडूष करना है, निसुखत्व सुखाय, कभी अच्छे नहीं, उसको अच्छा जीने नहीं देना है, हमेशा तकलीफ देते रहना है। ये उपक्रम इम्पोर्टेंट है और इसको बार बार आपको ये पूरा दोस्ताना आपको को पढ़ना पड़ेगा, बार बार पेशेंट में प्रैक्टिस करनी, प्रैक्टिस के बगैर होगा नहीं है, प्रैक्टिकल नॉलेज है। आपको मैंने मुद्दे बता दिए वो पेशेंट में कैसे ढूंढने हैं आप ढूंढो, इसलिए उसका आखिरी का जो मुद्दा है वो इम्पोर्टेंट है, अभ्यासात प्राप्ति दृष्टि। अभ्यास यानी क्या है,
शीलनम सतत क्रिया, बार बार आप वो क्रिया करेंगे तो कैसा प्राप्त थे दृष्टि कर्म सिद्धि प्रकाशित रत्नादि संजानात न शास्त्राते हो जाएगा। ये उसमें निदान हो गया तुम्हारा पूरा दोष अवस्था एक ही दिन में हो गया। इसलिए तुम्हारे पास क्रम से दिमाग में बैठ जाना चाहिए और आप उसका अच्छी तरह पालन करो।